हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। और इस चैप्टर में हम नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरीन्स के सिंथेसिस, उनकी रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो वो देती हैं उनकी मैकेनिज्म को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में उनका रिडक्शन किस प्रकार होता है, ये सारे अध्ययन करेंगे। हेलो नाइट्रो एरीन्स क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट यौगिक हैं जो ये बनाती हैं और उससे हम बहुत सारे सिंथेसिस जो हैं वो कर सकते हैं। एमीन्स का सिंथेसिस होने के बाद बहुत सारी डाइज और अलग अलग तरह के बेसेस हम बना सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसलिए हम हेलो नाइट्रो एरीन्स को भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसमें हमें इसकी रिएक्टिविटी, उसका स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, उसकी रिएक्शंस, उनका सेपरेशन और नेम रिएक्शंस जैसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको और उनकी अभिक्रियाएं, नाइट्रस एसिड्स और एरिल डाइएजोनियम जो सॉल्ट्स हैं उनका सिंथेसिस, और फिर उनकी कपलिंग रिएक्शंस, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स हम देख सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर सिंपल है। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोबेंजीन, जिस भी तरह का सब्स्टिट्यूशन उसके जहाँ पर भी वो सब्स्टिट्यूटेड है नाइट्रो ग्रुप, उसके साथ जो रेडिकल है उसके नाम पर हम उसका नॉमेनक्लेचर देंगे। सिंपल नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा हुआ है। सिंथेसिस जो पार्ट है इसका, ये भी हम करके आए हैं पहले की क्लासेस में, 12th में हमने पढ़ा है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे कि ये जो सिंथेसिस है ये सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड्स के साथ में AgNO2 की रिएक्शंस के साथ भी करवा सकते हैं। हम C2H5 Br यानी एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर AgNO2 के साथ कराएंगे तो NO2 मोएट्यूज के साथ लगेगी तो हमें नाइट्रो इथेन मिलेगा और AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन है, हम सभी जानते हैं। एमीन्स के द्वारा हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, एमीन्स जो ग्रुप है उनका, और ऑक्सीडेशन KMNO4 की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो भी हमें नाइट्रो कंपाउंड्स इजीली मिल जाते हैं। नाइट्रेशन भी करवा सकते हैं हम। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन है, बेंजीन है, इनके ऊपर अगर हम नाइट्रेटिंग एजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं जैसे HNO3 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हमें नाइट्रोमीथेन मिलता है। और इसी प्रकार से हम बेंजीन के ऊपर अगर कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कहीं पे हमें हाई टेम्परेचर लेना है, कहीं पर हमें लो टेम्परेचर लेना है, तो ये अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो इम्पॉर्टेंट इसमें हमें देखना है, जो हमें बनाना भी आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, वह है व्हीलेंट इंटरमीडिएट। जब हम एरीनियम आयन यहाँ जो बनता है वह एरीनियम आयन एनर्जेटिकली ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वह एक स्टेबल इंटरमीडिएट देता है, और इस इंटरमीडिएट को जिसकी जो एनर्जी है वह कम होती है वह व्हीलेंट इंटरमीडिएट कहलाता है। और ये हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, हमने किया भी है। नाइट्रोनियम आयन जब किसी भी एरीन के ऊपर अटैक करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने में यह आयन जो है ये बनता है, तो इसका बनना नाइट्रेशन की रिएक्शन के दौरान होता है, तो ये हमको यहाँ पर आना चाहिए। जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट है वो अलग अलग तरह से हम अलग अलग तरह के होते हैं जो नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारा जो रिएजेंट है वो क्या है, हमने कौन सा रिएजेंट लिया है नाइट्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेशन के लिए, और वो किस पर हो रही है, यानी एल्केन्स पर हो रही है या एरीन्स पर हो रही है, यह
इम्पॉर्टेंट है। तो नाइट्रोनियम आयन का बनना यह किस प्रकार से बनता है, HNO3 और H2SO4 दोनों का जब हम मिक्सचर लेते हैं तो हमें नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर प्राप्त होता है, और जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयन है NO2+। ये NO2+ जो है ये अटैकिंग स्पीशीज़ होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान। कंसनट्रेट HNO3 भी एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह से काम में आता है और नाइट्रोनियम आयन हमें देता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के एसिटिल नाइट्रेट यह भी नाइट्रेशन के काम में आता है। तो नाइट्रोनियम आयन कौन कौन से रिएजेंट दे सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है कि हम रिएजेंट कौन सा लेंगे। नाइट्रेशन जो है इसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोनियम आयन किसके साथ निकलेगा और लो टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर को मेंटेन करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कहीं पर 60 डिग्री पे निकल रहा है जहाँ पे हम कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 ले रहे हैं, तो टेम्परेचर शुड बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पर बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हमारा सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है यानी वो टॉलुइन हो जाता है, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रूम टेम्परेचर पर भी हमें ये रिएक्शन मिलती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन के साथ हमें टेम्परेचर को हाई करना है और टॉलुइन जो है वो लो टेम्परेचर पर ही अपना रिएक्शन दे देती है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट। नाइट्रेशन यानी नेचर ऑफ द नाइट्रेटिंग एजेंट, जैसा कि अभी हमने देखा था कि कहीं पर वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से निकलता है, कहीं पर कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 की ज़रूरत होती है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं। नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड यानी रिएक्टेंट क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो भी हमने अभी देखा कि बेंजीन पर रिएक्शन अलग तरह से होगी, टॉलुइन पर अलग तरह से होगी, फिनॉल पर अलग तरह से होगी। तो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कितनी है। अगर वो फास्ट रिएक्टिव करता है, अनस्टेबल है यानी बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो हमें बहुत ज़्यादा विगरस कंडीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली वो बन जाएगा। अब हम सिंथेसिस के लिए जो हमारे लिए रिएक्शंस हैं बहुत इजीली बनाने के उसमें, तो नाइट्रेशन के लिए हम एमीन्स कंपाउंड्स का सीधे ऑक्सीडेशन, जो हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एमीन्स का, तो KMNO4 की प्रेजेंस में भी होता है यह, पर सल्फ्यूरिक एसिड भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं किसी भी एमीन को, तो हमें नाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे पैरा नाइट्रो एनिलीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पैरा नाइट्रो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि एनिलीन जो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें डाइनाइट्रो कंपाउंड यहाँ पर मिलता है। इसी प्रकार से डाइएजोनियम सॉल्ट्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा भी हमें यह प्राप्त हो सकता है। तो NaNO2 और HbF4 इसकी प्रेजेंस में अगर हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, तो उसका जब हम NaNO2 और कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें डाइनाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें इसकी नेचर, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हील एंड इंटरमीडिएट, इसके लिए जो रिएजेंट्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं और हम इनका सिंथेसिस किस प्रकार कर सकते हैं, ये सभी रिएक्शंस हमें पढ़नी और समझनी आनी चाहिए।
हेलो जी, कहाँ थे? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो मेन है। ओके, एरोप्लेन मोड पे है ये, तो क्या हो जाएगा अब? फाइल मैनेजर खोलो रे। 53 MB क्यों हो गया ये? कौन आई ना? उधर ही बैठी थी वो। अरे यार, ये क्यों नहीं खुल रहा है मेरा?